गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये मेरा 4th वीडियो है। जो चैप्टर का नाम है आपको सिखाने जा रहा हूँ, वो चैप्टर का नाम है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब जो भी स्टूडेंट है ये जो मेरा वीडियो देखने वाले हैं उनको मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं ये डायरेक्टली आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का सम करा रहा हूँ। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पार्ट 1। पहले आप वो रिफर कीजिए, बाद में ये सम रिफर कीजिए। डायरेक्टली आप ये सम रिफर करेंगे तो आपको समझ में कम आएगा, क्योंकि आपको लॉजिकली रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट समझने के लिए बेसिक कांसेप्ट समझना पड़ेगा। इसलिए मेरा एक रिक्वेस्ट है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में पार्ट 1, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पार्ट 1 से मैंने जो वीडियो अपलोड किया है वो आप पहले देख लो। 12.15 मिनट का वीडियो है। बाद में ये सम में आपको 110% क्या आएगी, क्लैरिटी आएगी। अदरवाइज डायरेक्टली सम आपको समझ में नहीं आएगा। तो होपफुल आप सब अंडरस्टूड करेंगे और पहले पार्ट 1 का रिकंसिलिएशन का वीडियो देखेंगे, बाद में ये सम क्या करेंगे, अंडरस्टूड। तो इट्स वेरी इजी टू यू। ओके, ये सम है आपकी बुक में पेज नंबर 199। आपकी बुक में पेज नंबर 199 पे ये सम है। पेज 199 में शीतल लिमिटेड वाला एक सम है। शीतल लिमिटेड पेज 199 में शीतल लिमिटेड का आप सम क्या कर सकते हो, रेफर कर सकते हो। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 27। सबसे पहले ये क्वेश्चन में आप लास्ट लाइन पढ़ो, लास्ट लाइन कि क्या फाइंड करने को बोला है हमें। आप लास्ट लाइन में अगर रेफर करेंगे तो आपको ऐसा बोला है, फ्रॉम द अबव डिटेल्स, फ्रॉम द अबव डिटेल प्रिपेयर्ड और फ्रॉम द अबव डिटेल। नंबर ए, अ स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। एज पर कॉस्ट अकाउंट मुझे क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट। तो लॉजिकली मैंने क्या प्रिपेयर किया, कॉस्ट शीट। और दूसरा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, आपको क्या करना है, जो कॉस्ट के आइटम है वो P&L के साथ क्या करना है, रिकंसिल करना है। क्लियर? तो यहाँ पे दो चीज प्रिपेयर करने को बोली है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, तो हम कॉस्ट शीट प्रिपेयर करके प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे। एंड बोला है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, हम रिकंसिलिएशन फाइंड कर लेंगे। आप क्वेश्चन में देखो तो सबसे पहले आपको P&L अकाउंट दिया है। क्या दिया है, P&L। तो मैं क्वेश्चन की स्टार्टिंग लाइन से पढ़ता हूं। शीतल लिमिटेड फर्निश्ड द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2010। शीतल लिमिटेड की बैलेंस शीट में P&L, ट्रेडिंग और P&L में इंफॉर्मेशन दी है, सब डेबिट साइड लेके क्रेडिट साइड तक। क्लियर? ओके। फिर वो ट्रेडिंग और P&L कंप्लीट होने के बाद नीचे क्लियरली लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख यूनिट्स आर प्रोड्यूस। कंपनी ने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, 1000, एंड 90,000 यूनिट्स आर सोल्ड। कंपनी ने 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस किए। तो यहाँ पे आपको पता है हमारे रूल्स के मुताबिक कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे तो ऊपर लिख देंगे कंपनी के प्रोड्यूस कितने यूनिट्स हुए, 1 लाख, और कंपनी ने सोल्ड कितना किया, 90,000 यूनिट्स। तो लॉजिकली मैंने बनाया कितना, 1 लाख यूनिट्स बनाया और मैंने सोल्ड कितना किया, 9। तो लॉजिकली क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ मेरा, 10,000 यूनिट्स। तो मैं कॉस्ट शीट में यहां पे लिख लूंगा मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 10,000 यूनिट्स हुआ। सबसे पहले रूल आपको पता है कि जिन बच्चों ने मेरा यूनिट कॉस्टिंग का वीडियो देखा है, इन लोगों को ये रूल पता होगा कि सबसे पहले प्रोड्यूस और सोल्ड यूनिट का जो इश्यूज है वो सॉल्व कर दो। प्रोड्यूस 1 लाख था, सोल्ड 90,000 था, तो लॉजिकली मैंने 90,000 1 लाख में से माइनस किया तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना बचा, 1 लाख। फिर नीचे क्वेश्चन में आप देखो तो ऐसा लिखा है, फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंट, फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंट फॉलोइंग डिटेल आर अवेलेबल। फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंट आपको ये जो कॉस्ट अकाउंट की प्रिपेयर करनी है, क्लियर, वो नीचे की इंफॉर्मेशन के अनुसार करनी है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन में आप देखो तो ऐसा बोला है, मटेरियल एंड वेजेस आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। क्या बोला है, मटेरियल एंड वेजेस आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। उसका मतलब ये हुआ, आप P&L अकाउंट की डेबिट साइड आ जाओ। आपकी जो क्वेश्चन में P&L अकाउंट की डेबिट साइड, वहां पे मटेरियल 10 लाख रुपीस दिया है और आपको वेजेस 3 लाख दिया है। तो उसका मतलब ये हुआ, मटेरियल एंड वेजेस आर टेकन एट एक्चुअल कॉस्ट, यानी कि जो मटेरियल P&L में 10 लाख है वही लेना है एक्चुअल कॉस्ट पे, और लेबर जो 3 लाख है वही लेना है, कोई चेंज करना नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा लिखूंगा, डायरेक्ट मटेरियल मेरा 10 लाख, डायरेक्ट लेबर यानी कि वेजेस मेरा 3 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंस में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है।
तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर 10 + 3 तो टोटल मेरा प्राइम कॉस्ट कितना हुआ 13 लाख। क्लियर कि उन लोगों ने क्लियर बोला है डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस आर टेकन एट एक्चुअल कॉस्ट, तो उसका मतलब P&L में जो डायरेक्ट मटेरियल दिया है और P&L में जो लेबर दिया है वही मैंने कट कॉपी पेस्ट कॉस्ट शीट में लिख दिया। मटेरियल 10 लाख, लेबर 3 लाख, तो टोटल मेरा वो होके प्राइम कॉस्ट कितना हुआ 13 लाख। क्लियर? कोई डाउट? उसमें अब आगे एडजस्टमेंट पढ़ो, आगे एडजस्टमेंट पढ़ो। फैक्ट्री एक्सपेंस यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड एट 70% ऑफ वेजेस। जो मेरे फैक्ट्री एक्सपेंस है वो वेजेस के कितने परसेंट है 70%। अब यहाँ पे देखो मेरा डायरेक्ट लेबर का मतलब वेजेस हुआ, क्योंकि लेबर को हम वेजेस देते हैं। मेरा वेजेस कितना है 3 लाख है, उसका 70% क्या है मेरा फैक्ट्री कॉस्ट। 3 लाख का मैंने 70% किया, 3 लाख का 70% किया, तो मेरा फैक्ट्री ओवरहेड कितना मिला मुझे 2,10,000। कितना मिला 2,10,000। उन्होंने क्लियरली बोला है कि फैक्ट्री कॉस्ट आर 70% ऑफ डायरेक्ट लेबर। 3 लाख का 70% किया तो मेरा फैक्ट्री ओवरहेड कितना है 2,10,000। कितना है 2,10,000। तो ऐसा बोलूंगा 13 लाख में 2,10,000 ऐड करूंगा तो फैक्ट्री और वर्क कॉस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? फैक्ट्री और वर्क कॉस्ट। तो टोटल फैक्ट्री और वर्क कॉस्ट मेरा हुआ 15,10,000। कितना हुआ 15,10,000। क्लियर? यहां तक कोई इश्यू? नेक्स्ट देखो, ऑफिस ओवरहेड has been charged ₹1 per unit टर्म। ऑफिस ओवरहेड है वो 1 रुपया चार्ज है। कितना रुपया चार्ज है? 1। अब यहाँ पे देख सकते हो ऑफिस ओवरहेड नेक्स्ट आइटम में वो 1 रुपीस चार्ज बोला है। आपको पता हो डायरेक्ट मटेरियल से लेके ओपनिंग स्टॉक को कौन से यूनिट ध्यान में लेते हैं हम? प्रोड्यूस। कौन से यूनिट ध्यान में लेते हैं? प्रोड्यूस। और क्लोजिंग स्टॉक से लेके लास्ट तक कौन से यूनिट ध्यान में लेते हैं? सेल्स। तो यहाँ पे बोलूंगा मुझे प्रोड्यूस यूनिट के साथ रिलेशन है। किसके साथ रिलेशन है? प्रोड्यूस यूनिट। ऑफिस एंड ओवरहेड आर चार्ज ₹1। मेरा देखो प्रोड्यूस यूनिट कितना था 1 लाख था, 1 लाख यूनिट्स था और 1 लाख यूनिट्स पे एक यूनिट पे कितना खर्चा है? एक्सपेंस है 1। तो 1 लाख into 1 किया तो मेरा ऑफिस और ओवरहेड एक्सपेंस कितना हुआ 1 लाख। कितना हुआ 1 लाख। क्लियर? तो 15,10,000 में 1 लाख ऐड किया तो मेरा टोटल कितना हुआ 16,10,000। कितना हुआ 16,10,000। क्लियर? अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पहले यहां पे देखो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हुआ 16,10,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को दिया नहीं है तो लॉजिकली कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। अब आई क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्या आया? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स में मेरे यूनिट्स कितने थे 10,000। कितने यूनिट्स थे 10,000। वो 10,000 कैसा है आपको पता है? मैंने प्रोड्यूस किया था 1 लाख, सोल्ड किया था 90,000। मैंने बनाया था 1 लाख यूनिट्स, सोल्ड किया था 90,000, तो लॉजिकली कितने यूनिट्स बचेंगे 10,000। तो क्लोजिंग स्टॉक 10,000 यूनिट्स था, उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था 16,10,000 और प्रोड्यूस यूनिट कितने थे 1 लाख। तो 16 लाख कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट फाइंड करना है तो 16,10,000 मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था। 16,10,000 मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था और मेरे यूनिट्स कितने प्रोड्यूस हुए थे 1 लाख, तो डिवाइडेड बाय 1 लाख। तो उसका मतलब ये हुआ पर यूनिट कॉस्ट कितना हुआ 161। कितना हुआ 161। इज दैट क्लियर? तो ऐसा बोलूंगा 16,10,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय प्रोड्यूस यूनिट। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कितना हुआ 161। मैंने 10,000 यूनिट को 161 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 1,61,000। कितना हुआ 1,61,000। क्लियर? कोई डाउट? तो ऐसा बोलूंगा ये मेरा क्या आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। सॉरी ये 116.1 आएगा 16.1 1 लाख को 16.1 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रोडक्शन कितना आया 1,61,000। कितना है 1,61,000। क्लियर? तो ऐसा बोलूंगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मैंने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस किया तो मेरा COGS का आपको मतलब पता होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया
14,49,000। कितना आया? 14,49,000। अब लास्ट एडजस्टमेंट, सम की लास्ट एडजस्टमेंट आप देख सकते हो। सेलिंग ओवरहेड हैज बीन चार्ज, सेलिंग ओवरहेड हैज बीन चार्ज ₹1 पर यूनिट। सेलिंग ओवरहेड कितना बोला है? 1 यूनिट। मैंने यहाँ पे बोला था कि क्लोजिंग स्टॉक के बाद कौन से यूनिट ध्यान में लेने हैं? सेल्स। मैंने सेल्स कितने यूनिट्स किए हैं? 90,000 और 1 यूनिट पे कितना एक्सपेंस है? 1। तो 90,000 इनटू 1 करूंगा तो मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना आएगा? 90,000। कितना आएगा? 90,000। तो ऐसा बोलूंगा 14,49,000 में मैंने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड किया तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरा कितना हुआ? 15,39,000। कितना हुआ? 15,39,000। उसमें प्रॉफिट और सेल्स ऐड करूंगा तो मुझे या तो प्रॉफिट मिलेगा या तो सेल्स मिलेगा। आप क्वेश्चन में देख सकते हो P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड, P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाओ। क्रेडिट साइड में फर्स्ट आइटम आपको सेल्स ऑलरेडी दे दिया है। क्या दे दिया है? सेल्स। सेल्स आपको 23 लाख दे दिया है। कितने दे दिया है? 23 लाख। 15,39,000 में मैंने सेल्स 23 लाख माइनस किया तो मेरा प्रॉफिट कितना आया? 7,61,000। इसका मतलब ये हुआ प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट मेरा आ गया 7,61,000। इज दैट क्लियर? ऐसा बोल सकता हूं कि आपको जो क्वेश्चन में पहली आइटम फाइंड करने की बोली है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, वो 7,61,000 आ गया। ये पूरा जो कॉस्ट शीट वापस एक बार बता दूं। फर्स्ट एडजस्टमेंट बोला है कॉस्ट शीट में डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर आर टेकन एट एक्चुअल कॉस्ट। इसका मतलब P&L में जो डायरेक्ट मटेरियल दिया है और P&L में जो लेबर दिया है वो कट कॉपी पेस्ट 10 लाख और 3 लाख लिख दूंगा तो टोटल कितना होगा? 13 लाख। क्लियर? बाद में बोला है फैक्ट्री ओवरहेड आर 70% ऑफ वेजेस। इसका मतलब फैक्ट्री ओवरहेड मेरा कितना था? वेजेस का कितना परसेंट लेना है? 70%। 3 लाख का 70% करो तो कितना होगा? 2,10,000। 13 लाख में 2,10,000 ऐड करो तो आपका 15,10,000 आएगा। फिर आपको बोला था ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड आर ₹1 पर यूनिट। हमारे प्रोड्यूस यूनिट कितने थे? 1 लाख थे। तो 1 लाख into 1 किया तो ऑफिस एंड ओवरहेड मेरा कितना आया? 1 लाख। कितना आया? 1 लाख। 15,10,000 में मैंने 1 लाख ऐड किया तो टोटल कितना हुआ? 16,10,000। क्लियर? फिर ओपनिंग स्टॉक कुछ दिया नहीं था, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। प्रोड्यूस कितने किए थे? 1 लाख। सोल्ड कितने किए थे? 90। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना बचा? 90,000। कितना बचा? 10,000। मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना बचा? 10,000। प्रोड्यूस 1 लाख किया था, सोल्ड कितना किया था? 90। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 10,000 बचा था। अब उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा 16,10 था तो 16,10 उसको प्रोड्यूस यूनिट के साथ डिवाइड किया तो मेरा 16.1 आया। कितना आया? 16.1। 1 लाख into 16.1 किया तो मेरा कितना हुआ? 1,61,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मैंने ये यूनिट्स माइनस कर दिए तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आया। फिर लास्ट क्लास में ऐसा बोला था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर चार्ज ₹1 पर यूनिट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज ₹1 पर यूनिट। आपके सेल्स यूनिट कितने थे? 90,000 into 1 करेंगे तो आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा? 90,000। 14,49,000 में 90,000 ऐड करेंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होगा? 15,39,000। कितना होगा? 15,39,000। अब आपको ऑलरेडी प्रॉफिट है वो ट्रेडिंग और P&L आपकी क्वेश्चन में क्रेडिट साइड देखेंगे तो फर्स्ट आइटम सेल्स आपको ऑलरेडी दे दिया है 23 लाख। 23 लाख को 15,39,000 से माइनस करेंगे तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट मिल गया। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट आपका 7,61,000 आया। कितना आया? 7,61,000। क्लियर? जैसे बोलूंगा ये क्वेश्चन का पार्ट 1 क्या हो गया? कंप्लीट। अब पार्ट 2 में आ जाओ। किसमें आ जाओ? पार्ट 2। अब यहां पे आ जाओ। आपको नेक्स्ट बोला है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या करो? प्रिपेयर करो। क्या करो? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले यहां पे लिख दो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। हमने प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट कितना फाइंड किया? 7,61,000। तो वो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट लिख दो 7,61,000। जो बच्चे अभी देख रहे हैं बीच में वीडियो उनको मैं वापस से रिक्वेस्ट कर रहा हूं पहले इस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का पार्ट 1 का आप ये जो मैंने फंडा समझाया वो क्लियर करो तो ये समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पहले 12.39 का जो मैंने पहला वीडियो रिकंसिलिएशन का पार्ट 1 अपलोड किया है वो देखें और बाद में ये देखें तो 100% आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट मैंने कितना लिख दिया? 7,61,000। फिर ऐड करेंगे और फिर कुछ आइटम क्या करेंगे? लेस। क्या ऐड करना है और क्या लेस करना है आपको मैं समझा देता हूं। अब ध्यान रखो
सबसे पहले आप अपने ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में आ जाओ। जो क्वेश्चन में दिया है वो ट्रेडिंग और पीएनएल में डेबिट साइड ऑलवेज एक्सपेंस होते हैं। वो एक्सपेंस में प्योर फाइनेंशियल नेचर के एक्सपेंस जैसे कि इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, गुडविल रिटर्न, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, ऐसा प्योर फाइनेंशियल नेचर जो सिर्फ कहां पे दिखाए जाते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएनएल में, वैसे टाइप के एक्सपेंस को आप क्या कर दो, माइनस कर दो। और क्रेडिट साइड प्योर फाइनेंशियल नेचर की इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, शेयर ट्रांसफर फी या फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, ऐसी प्योर फाइनेंशियल नेचर की इनकम हो, उसको क्या करो, ऐड करो। इनकम को ऐड करना है और एक्सपेंस को क्या करना है, माइनस। अगर आप ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में आ जाओ तो ऐसा बोलूंगा प्योर नेचर की एक्सपेंस पे, पहले एक्सपेंस में आ जाओ। डेबिट साइड मुझे कौन कौन सी दिखाई दे रही है, मटेरियल नहीं है, वेजेस नहीं है, फैक्ट्री एक्सपेंस नहीं है, जीपी तो कंसीडर करना ही नहीं है, ऑफिस ओवरहेड नहीं करना है, सेलिंग और ओवरहेड नहीं करना है। अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये प्योर नेचर के एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर माइनस कर दो 12,500। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स या इन्वेस्टमेंट 7,500, वो माइनस कर दो। डोनेशन 15,000 प्योर नेचर के एक्सपेंस है, उसको माइनस कर दो। फिर पीछे आ जाओ, गुडविल रिटर्न ऑफ 10,000, उसको आप क्या कर दो, माइनस कर दो। इनकम टैक्स 15,000 है, ये एक्सपेंस है, उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। तो ऐसे कोई भी नेचर के एक्सपेंस है, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, गुडविल, इनकम टैक्स, कमीशन पेड, ठीक है, ऐसे कोई भी एक्सपेंस हो, वो टाइप के एक्सपेंस आपको दिखाई जो मैं लिस्ट बोला, उसमें से कोई भी एक्सपेंस हो डेबिट साइड पे, उसको क्या करो, माइनस। अब क्रेडिट साइड पे ऐसी कोई भी इनकम हो, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, शेयर ट्रांसफर फी, डिस्काउंट रिसीव्ड, बैड डेट रिकवरी, ऐसी प्योर नेचर की इनकम को क्या करो, ऐड करो। यहाँ पे सेल नहीं है, फिनिश स्टॉक नहीं है, जीपी नहीं है, शेयर एंड डिविडेंड इनकम है, इनकम को क्या कर दो, ऐड कर दो। क्या कर दो, ऐड। नेक्स्ट शेयर ट्रांसफर फी, प्योर फाइनेंशियल नेचर की इनकम है, उसको क्या कर दो, ऐड। तो ऐसा बोलूंगा इनकम को मैंने ऐड किया प्योर फाइनेंशियल नेचर की इनकम को, और प्योर फाइनेंशियल नेचर के एक्सपेंस उसको मैंने क्या किया, लेस किया। क्या किया, लेस। अब मुझे कंपैरिजन कहां से करनी है, ओवरहेड से करनी है। क्या यहां पे करनी है, ओवरहेड। क्लियर। तो सबसे पहले रिकंसिलिएशन में प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट लिख दो, उसमें प्योर फाइनेंशियल नेचर के इनकम जो मैं लिस्ट बोला वो, और प्योर फाइनेंशियल नेचर के एक्सपेंस है, वो इनकम को ऐड कर दो और एक्सपेंस को क्या कर दो, माइनस। फिर आप कंपैरिजन स्टार्ट करो। क्या करो, कंपैरिजन। अब कंपैरिजन आपको कहां से स्टार्ट करनी है, अब यहां पे देखो, कंपैरिजन फैक्ट्री ओवरहेड से स्टार्ट करना है। कहां से स्टार्ट करना है, फैक्ट्री ओवरहेड से। क्लियर। अब आ जाओ कॉस्ट अकाउंट में आपका जो फैक्ट्री ओवरहेड है, कॉस्ट अकाउंट में आपका जो फैक्ट्री ओवरहेड वो कितना आया, 2,10,000। कितना आया, 2,10,000। अब ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड फैक्ट्री एक्सपेंस बोलो या फिर फैक्ट्री ओवरहेड, वो दिया है, देखो कितना है, 1,70,000। कितना दिया है, डेबिट साइड फैक्ट्री ओवरहेड दिया है 1,70,000। कॉस्ट अकाउंट में कितना दिया है, 2,10,000। कितना दिया है, 2,10,000। और प्योर ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में कितना दिया है, फैक्ट्री एक्सपेंस 1,70,000। आपको कॉस्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। किसकी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, कॉस्ट के एक्सपेंस ट्रेडिंग और पीएनएल के मुताबिक क्या है, ओवर है। क्या है, ओवर। अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओवरहेड है, अगर एक्सपेंस कॉस्ट के मुताबिक ज्यादा दिखाए तो क्या करना है, ऐड करना है। इन लोगों ने 2,10,000 दिखाए और ट्रेडिंग और पीएनएल वाले ने कितना दिखाया है, 1,70,000। कॉस्ट के मुताबिक जाओ तो ओवर एस्टिमेट एक्सपेंस है। क्या है, ओवर वैल्यूएशन है। तो 2,10,000 में से 1,70,000 आप माइनस करेंगे तो बचेंगे कितने, 40। तो कॉस्ट के मुताबिक ज्यादा दिखा है एक्सपेंस, इसलिए मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। तो यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओवरहेड मैंने क्या किया, ऐड किया। क्या किया, ऐड। क्योंकि कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सपेंस ज्यादा है और उसके किसकी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस क्या है, ज्यादा। अब ऐसे ही कंपैरिजन ऑफिस ओवरहेड मीट करो। ऑफिस ओवरहेड में एज पर कॉस्ट अकाउंट कितना दिखा है, 1 लाख, और एज पर ट्रेडिंग और पीएनएल की डेबिट साइड आप देखो कितना दिखा है, 80,000। कितना दिखा है, 80। कॉस्ट के मुताबिक जाओ, कॉस्ट के मुताबिक आप जाओ तो ऑफिस ओवरहेड यहाँ पे 1 लाख है और वहां पे कितने ट्रेडिंग और पीएनएल में 80। एज पर कॉस्ट अकाउंट की पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस ज्यादा दिखा है। अगर एक्सपेंस ज्यादा दिखा है तो ऑफिस ओवरहेड को क्या करना है, ऐड करना है। तो मैंने ऐड कर दिया 1 लाख माइनस 80, 20,000। क्लियर। तो दोनों एक्सपेंस फैक्ट्री और ऑफिस कॉस्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरहेड, ओवर वैल्यूएशन था। क्या था, ओवर वैल्यूएशन, इसलिए मैंने दोनों क्या किया, ऐड किया। क्या किया, ऐड। अब यहां पे आ जाओ,
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यहां पे कितना है 1,61,000, कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना है 1,61,000, और उनकी पॉइंट ऑफ व्यू ट्रेडिंग और पीएनएल में क्रेडिट साइड आप देख सकते हो फिनिश स्टॉक, क्या देख सकते हो फिनिश स्टॉक, वो कितना है 2 लाख, कितना है 2 लाख। कॉस्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से अंडर वैल्यूएशन है, क्या है अंडर वैल्यूएशन। अगर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, क्या है अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर कॉस्ट ने क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड किया है तो हम क्या करते हैं ऐड, तो यहां पे 2 लाख माइनस 1,61,000 कॉस्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से कम दिखा है तो हम अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे ऐड, इसलिए मैंने 39,000 क्या किया ऐड किया। क्लियर। नेक्स्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पे कितना है कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू 90,000 है, और आप ट्रेडिंग और पीएनएल की डेबिट साइड आ जाओ उसमें है 1 लाख, कितना है 1 लाख। अगर आप इसकी कंपैरिजन में देखो कॉस्ट ने ओवरहेड क्या दिखाया कम, इसने 90,000 दिखाया, लेकिन ट्रेडिंग और पीएनएल में कितना है 1 लाख, तो अंडर वैल्यूड हुआ, लॉजिकली कम हुआ। अगर कम हुआ तो हम उसको क्या करते हैं माइनस, तो मैंने यहां पे लिखा है अंडर वैल्यूएशन ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 10,000, क्योंकि कॉस्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कम है, क्या है कम। क्लियर। वापस से बोल रहा हूं, जिन बच्चों ये ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन अच्छी तरह आपको अंडरस्टूड करना है तो मेरा रिकंसिलिएशन पार्ट 1 वीडियो देखिए, बाद में ये 110% आपको ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन का रूल से आपको समझ में आ जाएगा, बेटर है आप अंडरस्टूड करो। क्लियर। तो यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 90 था, उन लोगों का कितना था 1 लाख, ट्रेडिंग पीरियड में अंडर वैल्यूएशन था, इसलिए मैंने क्या किया माइनस। अब देखो सब चीज मेरे क्या हो गई नलिफाई हो गई, क्या हो गई नलिफाई। क्लियर। मैंने सब चीज क्या कर दिया, पूरा कॉस्ट शीट क्या कर दिया कंप्लीट कर दिया। फैक्ट्री ओवर से और स्टार्ट कर ले और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से हम कंपैरिजन करते हैं। बाद में इस 7,61,000 में ये सब आइटम आप ऐड करेंगे, 7,61,000 में ये सब आइटम आप ऐड करेंगे और ये सब आइटम आप क्या करेंगे लेस। 7,61,000 में ये सब आइटम ऐड करेंगे और ये सब आइटम आप लेस करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आएगा 8 लाख। कितना आएगा 8 लाख। क्लियर। वो जो आंसर आएगा वो आपका होगा प्रॉफिट एज पर पीएनएल, क्या होगा प्रॉफिट एज पर पीएनएल। अगर आपको आंसर टैली करना है क्लियर तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आ सकते हो, वहां पे नेट प्रॉफिट 8 लाख लिखा होगा। कितना लिखा है 8 लाख, यानी कि कॉस्ट ने अपना प्रॉफिट किसके मुताबिक कर दिया पीएनएल के मुताबिक, यानी कि रिकैंसिल कर लिया। क्लियर। तो ये जो 7,61 है उसमें ऐड करेंगे और सब आइटम क्या करेंगे माइनस, जो आ जाएगा वो क्या होगा प्रॉफिट एज पर पीएनएल 8 लाख होगा। कितना होगा 8। क्लियर। 8 लाख जो मेरा प्रॉफिट आया वो मेरा क्या होगा एनपी, ट्रेडिंग में पीएनएल के डेबिट साइड एनपीजी है उसके साथ क्या हो जाएगा रिकैंसिल। रिकैंसिल का मतलब मैच हो जाएगा। क्लियर। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये क्वेश्चन में कोई भी टाइप की आपको क्वेरी हो क्लियर तो क्वेरी सॉल्व करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो और एनी टाइम कॉल भी कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और ये मेरा फोन नंबर भी है 9726505959। निशान मांडेले मेरा नाम है, ये नंबर पे जरूर आप मुझे कॉल बैक कीजिए। थैंक यू सो मच।